जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एचएएल के एरो इंजन आर&डी सेंटर में एक नई इंजन फैसिलिटी का हुआ उद्घाटन। इंडियन नेवी के शोल्डर पीस का नया डिजाइन अनवील। मिशन मोड में रुस्तम 2 यूएवी प्रोग्राम हुआ क्लोज। आर्चर एनजी भरेगा 2024 के पहले क्वार्टर में अपनी पहली उड़ान। और सबसे पुराने विद्रोही समूह में से एक उल्फा ने भारत सरकार के साथ साइन किया पीस एग्रीमेंट। From 1947 to 2023, witness the evolution of the Indian Air Force's fighter jets, जिन्होंने बनाया भारतीय वायुसेना को दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना। Only on Defense Squad app. Download now from Play Store. आज 29 दिसंबर को बेंगलुरु में एचएएल की एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरिधर अरमाने द्वारा एक नई डिजाइन और टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। और ये जो नई अत्याधुनिक फैसिलिटी है ये 10,000 स्क्वायर मीटर्स के एरिया पर फैली है। और यहाँ पे कुछ स्पेशल मशीन्स, कुछ एडवांस सेटअप्स, इन हाउस फैब्रिकेशन फैसिलिटी और STFE-25 इंजन की टेस्टिंग के लिए 2 टेस्ट बेड और STSE-1200 इंजन की टेस्टिंग के लिए 1 टेस्ट बेड मौजूद रहेगा। और यहीं पर ही एचएएल और सैफरन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए जा रहे IMRH प्रोग्राम के जॉइंट वेंचर इंजन भी आएंगे। और इस फैसिलिटी को जैगवार के एयर प्रोड्यूसर टेस्टिंग के लिए, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के गैस टर्बाइन स्टार्टर यूनिट 110M2 और 127E की टेस्टिंग, IMRH और एमका की ऑक्सिलरी पावर यूनिट्स की टेस्टिंग, AN-32 एयरक्राफ्ट के लिए गैस टर्बाइन इलेक्ट्रिकल जनरेटर 60 की टेस्टिंग, तो इन सभी अन्य कार्यों के लिए इसे स्थापित किया गया है। और इस फैसिलिटी में इंजन कंपोनेंट्स की कई सारे क्रिटिकल टेस्टिंग्स भी कंडक्ट की जाएंगी। और इसी फैसिलिटी के अंदर एक लाइन रिप्लेसेबल यूनिट को भी स्थापित किया गया है। बाकी भविष्य के युद्धों के लिए अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की महत्वपूर्ण भूमिका को हाईलाइट करते हुए डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से एचएएल को इस बात के लिए भी इनकरेज किया गया है कि वह अदर प्राइवेट कंपनीज के कोलैबोरेशन के साथ इस तरह के नए अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स को विकसित करें। और बाकी इसके अलावा उन्होंने इस दौरान कई सारे इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग रेंज, टेस्ट बेड्स, तो इन सब का भी इंस्पेक्शन किया। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एचएएल की जो ये एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, तो यहाँ पे कई सारे नए इंजन्स की डिजाइन और डेवलपमेंट का कार्य होता है। एरोस्पेस एंड डिफेंस जर्नलिस्ट मिस्टर अनंत कृष्णन एम के मुताबिक जो भारत का तपस स्वदेशी मेल यूएवी प्रोग्राम है, जो कि रुस्तम 2 के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो प्रोग्राम है यूजर्स की PSQR यानी कि प्रीलिमिनरी स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, तो इसको पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाया है। तो इसी वजह से इस प्रोग्राम को मिशन मोड में क्लोज कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने अपने रिलायबल सोर्सेज के हवाले से ये भी कंफर्म किया है कि भारत सरकार ने इस मेल यूएवी प्रोग्राम को DRDO के एक सेपरेट फंड के अंडर इसे आगे बढ़ाए रखने के लिए मंजूरी दे रखी है। और ADE को कहा गया कि इस यूएवी को लेकर यूजर्स की जो मेन स्पेसिफिकेशंस हैं उनको पूरा किया जाए, यानी कि इसका एंड्योरेंस टाइम जो कि लगभग 24 घंटे तक का होना चाहिए। इसके अलावा 30,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट करने की इसकी कैपेबिलिटी, ये सब। और इसके अलावा मिस्टर अनंत कृष्णन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के माध्यम से इस बारे में भी जानकारी दी है कि जो आर्चर NG वाला प्रोग्राम है, तो इस यूएवी प्रोग्राम में एक अच्छी खासी प्रोग्रेस देखने को मिली है। और उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 के पहले क्वार्टर में हमें इसकी पहली उड़ान देखने को मिलेगी। और इस बात की उम्मीद है कि जो आर्चर NG है वो तपस यूएवी की स्पेसिफिकेशंस को भी पूरा करेगा। बाकी जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि आर्चर एक वेपनाइज्ड ड्रोन होगा। और इस आर्चर प्रोग्राम के तहत जो रुस्तम 1 वाला प्रोग्राम था, जिसे 2009 में शुरू किया गया था, तो उसे ही रीमॉडिफाई करके एक ऐसे यूएवी को विकसित किया जा रहा है जो कि रिकॉनासेंस मिशंस के साथ साथ आर्म्ड मिशंस को भी परफॉर्म करने में सक्षम हो। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने वेस्टर्न सेक्टर में 2 फ्रंट लाइन ऑपरेशनल बेसिस को विजिट किया है। और अपने इस विजिट के दौरान उन्होंने इन दोनों बेसिस की ऑपरेशन रेडीनेस की समीक्षा करी है। तो जैसा कि 2023 का जो नेवी डे था वो पहली बार सिंधु दुर्ग फोर्ट पर आयोजित किया गया था। और इसी नेवी डे के सेलिब्रेशन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की भी अनाउंसमेंट करी थी कि इंडियन नेवी के सभी ऑफिसर्स द्वारा पहने जाने वाले एपेलेट्स, या यूँ कहें शोल्डर पीस, तो इसमें भारत के समृद्ध इतिहास से इंस्पायर होकर ही कुछ बदलाव किए जाएंगे। और जो कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और हमारी विरासत पर गर्व, तो इन दोनों कमिटमेंट्स को प्रदर्शित करेंगे। तो आपको बता दें कि आज इंडियन नेवी की तरफ से एडमिरल रैंक के नए एपेलॉट्स के डिज़ाइन को अनवील कर दिया गया है। और इस नई डिज़ाइन में 4 नई चीज़ें देखने को मिली हैं। पहला है गोल्डन नेवी बटन, जो कि ये दर्शाएगा कि कैसे हम गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं। दूसरा है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से इंस्पायर्ड एक नया ऑक्टागन शेप में सिंबल, जो कि इंडियन नेवी की ध्वज पर भी है और उसके बीच में लगा हुआ है अशोक चिन्ह। और ये ऑक्टागन इंडियन नेवी की ऑल राउंड लॉन्ग टर्म विजन को दर्शाता है। और इसके अलावा इस नई डिज़ाइन में स्वॉर्ड और टेलीस्कोप को भी शामिल किया गया है। जो स्वॉर्ड है यानी कि तलवार, वो नेवी के उद्देश्य का प्रतीक होगी, जो कि राष्ट्रीय शक्ति के अग्रणी के रूप में अपनी भूमिका पर जोर देती है। और जो युद्धों में विजय पाने, सभी तरह की चुनौतियों से निपटने और अपने दुश्मनों पर काबू पाने, तो नेवी की इन सभी कैपेबिलिटीज़ को समर्पित होगी।
और जो टेलीस्कोप है वो तेजी से विकसित हो रही इस दुनिया में एक लॉन्ग टर्म विजन, फोरसाइट और सतर्कता का एक प्रतीक होगा। और आसान शब्दों में कहें तो इन बदलावों के साथ भारत के समृद्ध इतिहास, हमारे कल्चर, इन सभी को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। और ये वाले जो बदलाव हैं ये नेवी के एडमिरल रैंक के पायलट्स के लिए हैं, जिसमें एडमिरल, वाइस एडमिरल और रियर एडमिरल रैंक्स आती हैं। और बाकी नेवी के इस नए बदलाव पर आपके जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और वैसे आपको ये भी बता दें कि हमारी डिफेंस ज्ञान सीरीज पर 2023 की डिफेंस रिवाइंड वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जिसमें हमने 2023 में भारत के डिफेंस सेक्टर में हुए सभी महत्वपूर्ण इवेंट्स को कवर करने का प्रयास किया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। और आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आएँ तो वे squadin.in पर जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट करना ना भूलें। और स्पेशल डिस्काउंट के लिए स्पेशल कूपन कोड याद रखें PKMKB। कतर के कोर्ट में जो इंडियन नेवी के 8 वेटरन्स को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी, तो इसी मामले पर एक नया अपडेट सामने आया है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है कि कतर के कोर्ट में हमारे नेवी वेटरन्स की सजा को कम करने के लिए जो अपील की गई थी, तो उस अपील के बाद कतर कोर्ट ने नेवी वेटरन्स की मृत्युदंड की सजा को कम कर दिया है। और अब जल्द ही इन नेवी वेटरन्स के फैमिली मेंबर्स और लीगल टीम के साथ अगले पॉसिबल स्टेप को डिस्कस किया जाएगा। और जबकि आज प्रेस ब्रीफिंग में इसी मामले पर बात करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि सजा को कम कर दिया गया है, और जब तक कि हम इस मामले की एक डिटेल जजमेंट को नहीं देख लेते हैं तब तक हमारे पास आपके पास इस मामले पर शेयर करने के लिए कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। और उन्होंने इस बात का भी आग्रह किया कि कृपया करके किसी भी तरह के स्पेकुलेशन में एंगेज ना हो। बाकी भारत सरकार लीगल टीम और फैमिली मेंबर्स के साथ क्लोज टच में। इसके अलावा आज के प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से ये भी बताया गया कि भारत ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान के अथॉरिटीज़ को 2008 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को हमें सौंपने के लिए कहा है, ताकि उसके खिलाफ भारत के कानून के हिसाब से कार्रवाई की जा सके। और जबकि इस रिक्वेस्ट के साथ साथ भारत ने उन सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को भी शेयर किया है जो कि ये दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं कि हाफिज सईद जैसा सुअर दोषी है। बाकी इसके अलावा एक और अपडेट है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के सबसे बड़े विद्रोही समूह में से एक उल्फा ने भी भारत सरकार के साथ पीस एग्रीमेंट साइन कर दिया है, और जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट, असम की गवर्नमेंट और उल्फा के बीच एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय शांति समझौता हुआ है। और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह भी मौजूद थे। और बता दें कि जो ये उल्फा वाला समूह है ये 2 अलग अलग गुटों में बटा हुआ है। इसमें से जो एक गुट है उल्फा, तो वो शांति समझौते के पक्ष में है, और जो दूसरा है उल्फा आई का मतलब इंडिपेंडेंट, तो ये वाला गुट बातचीत के विरोध में। और बाकी आज इस शांति समझौते के बाद केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की तरफ से कहा गया कि लंबे समय तक असम और पूरे उत्तर पूर्व ने हिंसा झेली है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ही उग्रवाद, हिंसा और विवाद मुक्त उत्तर पूर्व भारत की कल्पना लेकर गृह मंत्रालय चलता रहा है। भारत सरकार, असम सरकार और उल्फा के बीच जो समझौता हुआ है इसमें असम के सभी हथियारी गुटों की बात को यहीं समाप्त करने में हमें सफलता मिल गई है, और यह असम और उत्तर पूर्वी राज्यों की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के इस दिन को असम के लिए उन्होंने एक बड़ा दिन बताया है। और साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि हम उल्फा के नेतृत्व को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि शांति प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए उन्होंने केंद्र पर जो भरोसा जताया है उसका सम्मान किया जाएगा। और हाँ, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि शांति समझौता असम में विकास को बढ़ावा देगा, हिंसा को कम करेगा और अधिक शांति और स्थिरता लाएगा। जम्मू कश्मीर के मेंधार सेक्टर में इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, और इस ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी हाइडआउट को बस्ट किया गया है, और इस हाइडआउट से दूसरे देशों की मार्किंग वाली 3 पिस्टल्स, 6 मैगजीन और 9mm एम्यूनेशन के 64 राउंड्स के साथ 4 ग्रेनेड्स भी रिकवर किए गए। और संभावित रूप से ये जो हथियार हैं किसी टारगेटेड किलिंग्स में इस्तेमाल किए जाने वाले थे, लेकिन इन्हें हमारे फोर्सेस ने समय पर रिकवर करके एक बड़ी घटना को नाकाम किया है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि अभी हाल ही में साउथ चाइना सी में इंडियन नेवी और फिलीपींस नेवीज के बीच जॉइंट एक्सरसाइज आयोजित की गई थी, लेकिन इस एक्सरसाइज से जो चाइनीज मिलिट्री है वो नाराज हो गई है। और भारत और फिलीपींस की नेवीज की जॉइंट एक्सरसाइज को लेकर चाइनीज मिलिट्री की तरफ से कहा गया है कि अलग अलग कंट्रीज के बीच का जो डिफेंस कॉपरेशन है तो उससे रीजनल पीस और किसी भी तीसरे देश के हित को नुकसान नहीं होना चाहिए। और वैसे आपको ये भी बता दें कि आज शुक्रवार को डोंग जून को चीन के नए रक्षा मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। और पहले वाले चीन के रक्षा मंत्री के साथ क्या हुआ था तो आप सभी को पता ही है, वो एकदम से गायब हो गए थे, जैसे कि चीन में अक्सर होता रहता है। इसके अलावा एक और अपडेट है जिसमें आज शुक्रवार को नेटो के प्रवक्ता की तरफ से बताया गया कि 2023 में रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट के रिस्पॉन्स में जो नेटो के एयरफोर्सेस हैं वो 300 से ज़्यादा बार स्क्रैम्बल की गई थी। और ये भी कहा गया कि नेटो के एयर स्पेस को रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा ब्रीच करना वो काफ़ी रेयर रहा और आमतौर पर बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था। और नेटो और रशियन जेट्स के बीच जो अधिकतर एरियल एनकाउंटर्स हुए थे वो सेफ और प्रोफेशनल मैनर में थे। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1962 में कांगो में यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के तहत अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट वेद प्रकाश त्रेहान वीरगति को प्राप्त हुए थे।
और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 2020 में जम्मू कश्मीर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए सीआरपीएफ के एएसआई नेत्रपाल सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि जो इंसास असॉल्ट राइफल है उसे कौन से वर्ष में इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्ट किया गया था। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक पक्का करना। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। बाकी squadron.in पर जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।